नमस्कार साथियों, किसान एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने देखा था केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा आर्टिकल 246 में किया गया था, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया था 3 सूचियां बताई गई। केंद्र सूची या संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हमने बताया था केंद्र सूची में ऐसे विषय रखे गए जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है, यानी संसद में कानून बनता है। और राज्य सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार यानी राज्य विधानमंडल के पास है। और एक बताया था मैंने समवर्ती सूची, इसमें ऐसे विषय रखे गए हैं जिस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बना सकती हैं। इसके अलावा आइए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों की बात की गई है। तो आपको जानना होगा कि ये अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं और इसमें किस प्रकार के विषय रखे गए हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है। ये जो अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं ये कनाडा के तर्ज पर ली गई हैं और इसमें ऐसे विषय आते हैं जिसमें आपने पढ़ा था संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में जिन विषयों को शामिल नहीं किया गया है उसमें अवशिष्ट शक्तियाँ में ऐसे विषय आते हैं जो तीनों सूचियों में ना हो। और अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, राज्य विधानमंडलों को पावर नहीं दिया गया है। इसमें ऐसे विषय रखे गए हैं जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है और ऐसे विषयों में ऐसे विषय आते हैं जो उपर्युक्त तीनों सूचियां जो मैंने बताया उसमें ना हो। ये कनाडा के तर्ज पर लिया गया है और इस पर कानून बनाने संबंधी शक्ति संसद के पास होती है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। संसद और अवशिष्ट शक्तियां जो लिया गया है वो किसके तर्ज पर? कनाडा के तर्ज पर। कभी कभी पूछ लिया जाता है। राज्य विधानमंडलों के पास पावर नहीं दिया गया है। अब आप पढ़ोगे, अभी तक तो मैंने बताया केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया 3 सूचियों के माध्यम से, और जिस सूची का विषय होता है उसी हिसाब से कानून बनाने की शक्तियों का भी बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच किया गया है। लेकिन कुछ आपवादिक परिस्थितियां हैं जिसमें राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो आपको जानना होगा कि किन किन सिचुएशंस में, किन किन परिस्थितियों में जो राज्य सूची के विषय हैं उस पर भी केंद्र सरकार कानून बनाती है। हमने आपको बताया था भारत का संविधान संघात्मक है लेकिन एकात्मक का भी लक्षण पाया जाता है। तो एकात्मक का लक्षण कैसे पाया जाता है, यहाँ पर भी आपको उसका उदाहरण देखने को मिलेगा। अभी तक आप यही जानते हो कि जो राज्य सूची के विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, लेकिन कुछ आपवादिक परिस्थितियां हमने बताया ऐसी हैं जिस पे राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार कानून बनाती है। जैसे आपका है अनुच्छेद 249। इसमें क्या है कि अगर राज्यसभा, राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक संकल्प पास कर दे। किस मेजॉरिटी से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित कर दे किसी राज्य सूची के संबंध में। तो जिस राज्य सूची के संबंध में राज्यसभा
उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक संकल्प पास कर देगा कि ऐसे विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, तो ऐसे विषयों पर संघ सरकार यानी संसद कानून बनाने का काम करती है। 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे, और संकल्प पारित किसमें करे? किसी राज्य सूची के विषय पर, किसी राज्य सूची के विषय पर। अगर ऐसा कोई संकल्प पास करती है राज्यसभा किस बहुमत से? उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, तो ऐसे राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस प्री में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और प्रश्न ये नहीं पूछा गया था, इसके आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ वहाँ से प्रश्न आया था कि अगर मान लीजिए राज्यसभा इस तरह का प्रस्ताव पास करके किसी राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार से कानून बनवाती है, यानी संसद में कानून का निर्माण होता है, तो ऐसा कानून कितने दिनों तक प्रवर्तन में रहेगा, यानी ऐसा कानून कितने दिनों तक लागू रहेगा, यही प्रश्न आया था। तो आप लोग सुनिए, एक बार प्रस्ताव पास हो जाने पर ऐसा कानून 1 वर्ष तक लागू रहेगा, 1 वर्ष तक प्रवर्तन में रहेगा। अगर इसका जो अवधि है बढ़ाया जाना हो तो अगले वर्ष फिर इसी प्रकार से संकल्प पारित करना होगा, फिर 1 साल के लिए लागू हो जाएगा। फिर अगर इस कानून की अवधि को बढ़ाया जाना हो तो फिर पुनः 1 साल पर यह प्रस्ताव पारित करना होगा, यानी उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से फिर 1 बार संकल्प पास करना होगा। यानी 1 बार संकल्प पास करवा के, प्रस्ताव पास करवा कर 1 साल के लिए इस कानून की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। और अगर मान लीजिए कि 2 साल के लिए लागू हो गया, 1 साल के लिए 2 बार बढ़ गया, अब अगली बार प्रस्ताव नहीं पारित हुआ, तो प्रस्ताव ना पास होने पर ये जो समयावधि है ये 6 महीने तक रहेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। तो ये था ऐसी आपवादिक परिस्थिति जिस पर राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार कानून बनाती है। यानी राज्यसभा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी राज्य सूची के विषय पर प्रस्ताव पास कर दे, संकल्प पास कर दे, तो ऐसे विषय पर संसद कानून बनाएगी, संसद कानून बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको एक लाइन में लिख दे रहा हूँ परिभाषा के रूप में इस अनुच्छेद को यहाँ पर, कि अगर राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले, उपस्थित और मत देने वाले, मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से किसी राज्य सूची के विषय पर एक संकल्प पारित कर दे, एक संकल्प पारित कर दे, तो ऐसे विषय पर केंद्र कानून बनाती है। तो ऐसे विषय पर कौन कानून बनाएगा? केंद्र कानून बनाती है। अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यह कानून एक बार में 1 वर्ष तक प्रवर्तन में रहता है। 1 वर्ष तक प्रवर्तन का मतलब लागू रहना।
रहेगा। अगर दोबारा बढ़ाया जाना हो तो पुनः संकल्प पास कराकर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करते रहिए। फिर है इसी में आप पढ़ोगे आपवादिक परिस्थिति, आर्टिकल 250 अनुच्छेद 250। इसमें भी बताया गया है कि किस सिचुएशन में राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो आप जानते हो जब आपातकाल लागू हो जाता है तो आपातकालीन समय में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार के पास चला जाता है। यानी कानून राज्य विधानमंडल में ना बनकर संसद में बनाया जाता है। तो अनुच्छेद 250 में है आपातकालीन समय, आपातकालीन समय में, आपातकालीन समय में राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा बनाया, केंद्र द्वारा कानून बनाया जाना। ये किस में है? यह आर्टिकल 250 में है। यानी अगर आपातकाल लागू हो जाता है तो ऐसे आपातकाल के समय केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है। अब आप जानते हो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। पढ़ाएंगे आपको अनुच्छेद 352, 356, 360 उसमें बताएंगे। तो जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो जाती है राष्ट्रपति के द्वारा तब राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। यहाँ से प्रश्न कैसे एग्जामिनर बनाता है कि मान लीजिए आपात की उद्घोषणा लागू हो गई, उद्घोषणा हो गई, अब तो आप जान गए कि केंद्र सरकार कानून बनाएगी, चाहे राज्य सूची का विषय हो चाहे केंद्र सूची का हो। केंद्र सूची पर तो बनाती ही है, राज्य सूची पर भी बनाएगी। अगर आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति हो जाए, आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति हो जाए तो ये जो टाइम पीरियड है कानून बनाने संबंधी हमने बताया केंद्र सरकार बनाती 6 महीने से अधिक नहीं होगा। उसके बाद फिर राज्य सरकार कानून बनाएगी। यानी अगर कह दिया जाए उद्घोषणा की समाप्ति के 6 माह की अवधि पूरे होते ही ये विधियां जो हैं, बनाई गए कानून जो है ये समाप्त हो जाएंगे। यानी राज्य सूची के विषय पर आपातकालीन समय में जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया, ये आपात की उद्घोषणा समाप्त हो जाने पर 6 महीने की अवधि में ही स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तो ये था आपका आर्टिकल 250। अब यहीं पर हम देख लेते हैं एक आर्टिकल और, ये भी उसी से रिलेटेड है। आपवादिक परिस्थिति में ये भी आता है कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो अगला अनुच्छेद है आपका 252। 252 में क्या कहा गया है? 252 में बात की गई है राज्यों की सहमति पर, राज्यों की सहमति या उनके प्रार्थना पर केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। तो इसमें मैं हेडिंग क्या डाल दूं? राज्यों की सहमति। बहुत आराम से आप लोग वीडियो को देखिए और समझिए, कुछ है नहीं। या उनकी प्रार्थना पर, आगे सब में कॉमन है अभी, राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा बनाया जाने वाला कानून। यानी इसमें क्या कहा गया है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर या 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल मिलकर किसी राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार से कानून बनाने की प्रार्थना करें तो ऐसे विषय पर केंद्र सरकार, राज्य सूची के ऐसे विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठा
कि जिस राज्य सूची के विषय पर इस प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार कानून बनाएगी, क्या ये कानून सभी राज्यों के लिए लागू होगा? तो जिन राज्यों ने मिलकर प्रार्थना किया है केंद्र सरकार से कानून बनाने के लिए, केवल ऐसा कानून उन्हीं राज्यों में ही लागू होगा, अन्य राज्यों में लागू नहीं होगा। तो इसमें मैं लिख देता हूं कि अगर 2 या अधिक राज्य मिलकर 2 या अधिक राज्य मिलकर किसी राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार से कानून बनाने की प्रार्थना करें तो ऐसे विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है। अब दूसरी बात मैंने बताई कि ये कानून केवल उन्हीं राज्यों के संबंध में लागू होगा जिन राज्यों ने मिलकर प्रार्थना किया है, और अगर संसद ने इस प्रक्रिया के तहत कोई कानून बना दिया तो उस कानून में संशोधन करने का भी अधिकार केवल संसद को होगा, राज्य विधानमंडल को नहीं होगा। तो ये आप लोग कुछ बातें, सारी बातें मैं लिख नहीं सकता हूँ, कुछ बातें आप लोग आराम से वीडियो को देखते हुए नोट भी कर लिया करिए कि अगर राज्य सरकार के किसी विषय पर, राज्य सूची के किसी विषय पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के अनुरोध पर अगर केंद्र सरकार कानून बनाती है तो इस कानून में संशोधन करने का भी अधिकार संसद के ही पास होगा, राज्य विधानमंडलों के पास नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक आर्टिकल और आता है यहीं पर, ये भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 253 अनुच्छेद 253 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 253 में है अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता लागू करने के लिए किसी भी राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो यहाँ पर भी सिचुएशन क्या बनी कि राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बना रहा है? केंद्र सरकार। अनुच्छेद 253 में क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय संधि, बस आर्टिकल याद करिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। केंद्र सरकार कानून बनाती है। यानी अगर किसी राज्य सूची के विषय पर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार या समझौता होता है तो ऐसे विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं इसके आगे। तो ये तो था आपका केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध, और ये जो विधायी संबंध है ये मैंने आपको बताया भाग 11 में है, अनुच्छेद 245 से शुरू होता है। इसके बाद केंद्र और राज्य के बीच
प्रशासनिक संबंध हैं। तो आइए देखते हैं कुछ प्रशासनिक संबंध क्या क्या है। केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध। केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध, ये भी भाग 11 में ही है। भाग 11 में विधायी और प्रशासनिक दोनों संबंध हैं और भाग 12 में केवल वित्तीय संबंध की बात की गई है। तो आइए देखते हैं प्रशासनिक संबंध में क्या क्या है। प्रशासनिक संबंध का मतलब कार्यपालिकीय संबंध से है और कार्यपालिका का मतलब आप जानते हो शासन चलाने वाली संस्था को कहा जाता है। ये जो प्रशासनिक संबंध है ये अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक हैं। 256 से लेकर 263 तक इसका प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक संबंध से तात्पर्य क्या होता है? केंद्र और राज्यों की जो सरकारें हैं इनके कार्यपालिकीय संबंधी तालमेल से है। कार्यपालिकीय मतलब कि शासन चलाने वाली संस्था, यानी कार्यपालिका में आप जानते हो राष्ट्रपति आता है केंद्र की और पूरी मंत्रिपरिषद आता है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल आता है और राज्य की मंत्रिपरिषद आती है। केंद्र की कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति भी आता है, महान्यायवादी भी आता है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो इन दोनों के बीच का आपसी तालमेल ही बताया गया इसमें। और इसमें सामान्य रूप से केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियां हैं हमने बताया था उसको विभाजित की गई हैं, उसको बांटी गई हैं। प्रशासनिक शक्तियों के विभाजन में केंद्र सरकार को अधिक पावर सौंपा गया है। यानी जो प्रशासनिक संबंध है अगर इसको बांटा जाए केंद्र और राज्य के बीच में तो केंद्र को बहुत सारी केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के प्रशासन पर संघ का पूरा नियंत्रण होता है। राज्य सरकार जो प्रशासन करती है इस पर केंद्र का पूरी तरह नियंत्रण होता है। तो अब हम देखते हैं केंद्र और राज्य के बीच जो प्रशासनिक संबंध हैं ये किस प्रकार से बांटे गए हैं। तो पहला जो है संबंध वो केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देने के संबंध में केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देने के संबंध में शक्ति, यानी केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश देती है। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश देती है। किस प्रकार का निर्देश देती है? कार्यपालिकीय निर्देश देती है। इसमें क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 256 में उठा के देखते हैं क्या बात की गई है। अनुच्छेद, देखिए इसमें सारे अनुच्छेद आपको नहीं पढ़ने हैं, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और इतना पढ़ लेंगे तो प्रश्न गलत नहीं होगा। अनुच्छेद 256 इसमें कहा गया है कि अगर केंद्र द्वारा बनाया जाने वाला कानून किसी राज्य क्षेत्र में लागू है तो राज्य कोई ऐसा कानून लागू नहीं करेगी जिससे केंद्र और राज्य दोनों के कानून के बीच में टकराव उत्पन्न हो। अगर राज्य ऐसा नहीं करती है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। यह बात की गई अनुच्छेद 256 में। हमने आपको आर्टिकल 245 बताया था और 245 में मैंने बताया था केंद्र और राज्य के बीच
केंद्र और राज्यों की कानून बनाने संबंधी शक्तियों की सीमा का निर्धारण किया गया है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो शक्ति बनाने, कानून बनाने संबंधी शक्ति है, उसकी सीमा, उसकी लिमिटेशंस कहाँ तक हैं, इसके बारे में 245 में बताई गई थी बात, जिसमें मैंने आपको बताया था कि केंद्र सरकार पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र के लिए या उसके कुछ हिस्से के लिए कानून बना सकता है, और राज्य सरकार का जो दायरा होता है वो राज्य तक ही सीमित होता है। तो राज्य सरकार अपने राज्य क्षेत्र के भीतर या उसके कुछ हिस्से के लिए कानून बना सकती है। तो जब केंद्र सरकार पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है, उसके कुछ हिस्से के लिए, मान लीजिए केंद्र सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया है जो किसी राज्य क्षेत्र में लागू है, तो वह राज्य उस क्षेत्र में ऐसा कानून ना लागू करे जिससे केंद्र द्वारा बनाए गए कानून में लागू कानून में कोई बाधा, कोई टकराव उत्पन्न हो। अगर ऐसा राज्य सरकार नहीं करती है, मतलब कि कोई कानून लागू करती है जिससे केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए लागू कानून में कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार राज्य को निर्देश दे सकती है। ये बताया गया है बात अनुच्छेद 256 में। तो लिख देते हैं, राज्य कोई ऐसा कानून ना लागू करे जिससे केंद्र द्वारा लागू कानून में कोई बाधा उत्पन्न हो। कोई बाधा उत्पन्न हो। यदि राज्य ऐसा नहीं करती, यदि राज्य ऐसा नहीं करती, यानी राज्य अगर कोई कानून लागू करती है जिससे केंद्र और राज्य के कानून लागू होने में टकराव होता है, तो केंद्र उसे मतलब किसी राज्य को निर्देश दे सकती है। ये बात है अनुच्छेद 256 में। अब आइए इसी के आगे चलते हैं, अनुच्छेद 257। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर कानून लागू करने की बात की गई थी, यहाँ पर कानून निर्माण की बात की गई है कि राज्य कोई ऐसा कानून का निर्माण नहीं करेगा जिससे केंद्र द्वारा निर्माण किए गए कानून में कोई टकराव उत्पन्न हो। अगर राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण करती है कि केंद्र द्वारा निर्मित कानून में कोई बाधा उत्पन्न होगी, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। यानी प्राथमिकता किसके कानून को मिलती है? केंद्र सरकार को। आपने देखा समवर्ती सूची में मैंने बताया केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन अगर समवर्ती सूची के विषय में केंद्र और राज्य सरकार के बीच के कानून में कोई टकराव होता है तो केंद्र वाला कानून प्रभावी होता है, राज्य वाला कानून प्रभावी नहीं होगा। तो केंद्र सरकार अगर कोई कानून का निर्माण किया है, राज्य सरकार भी कोई कानून, कोई विधि बना रही है, दोनों में कोई टकराव होगा तो केंद्र वाला कानून माना जाएगा। अगर टकराव होगा तो राज्य सरकार को केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है। ये बात की गई अनुच्छेद 257 में। तो यहाँ पर कानून लागू ना करे है, यहाँ पर कानून निर्माण ना करे होगा, बस दोनों में और बात सेम हो जाएगी। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ, राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण ना करे
ना करे जिससे